हेलो जिग्नूस, क्या हालचाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू कर दिया था और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने सिखाया था। ठीक है, तो गाइस मैं आपको मॉलिक्यूलर लेवल डायग्राम बनाना सिखाता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हम लोग करना चाहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ, वो हम शुरू करना चाहते हैं H2 का। हम देखते हैं कि H2 कैसे बनता है और साथ साथ में मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर भी पता लगाना सिखाऊंगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक एरो बना लेते हैं इस तरीके से। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक ऑर्बिटल बनाएंगे इस प्रकार से 1s, जो कि आपके एटॉमिक हाइड्रोजन को बिलोंग कर रहा है। हम यहां पर दूसरा ऑर्बिटल बनाएंगे 1s, जो आपके दूसरे हाइड्रोजन को बिलोंग कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर दोनों को ही मैंने एनर्जी में सेम लेवल पर आका है। मैंने दोनों के ही एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम मानी है। अब क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब क्या होगा, इन दोनों का यहां पर इस प्रकार कॉम्बिनेशन होगा। ये देखिए इस प्रकार दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और आप लोग सब जानते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। नीचे वाले को क्योंकि 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये कहलाता है सिग्मा 1s। और जब 1s कंबाइन करते हैं तो यहां पर बनता है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s is your anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, and this is your bonding molecular orbital। हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन जब अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह हाइड्रोजन भी जब अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे रखना है। भाई, ये तो आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, आपके ये वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हुए तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी आप देखिए, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स में भरेंगे जिनकी एनर्जी कम हो, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। देन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हम पहले एक ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड रखेंगे, फिर हम उसको फुल्ली फिल्ड करेंगे, फिर हम अगले ऑर्बिटल पर जाएंगे। अगर वहां पर कोई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मिलता है तो सब में इक्वली इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर उनको इक्वली पेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो यहां पर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे करके मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां रखूंगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ। हुन्स के हिसाब से मैंने एक भर दिया, फिर मैंने दूसरा भर दिया। अब मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फिल हो चुके हैं। मेरा एंटी बॉन्डिंग विल रिमेन एम्प्टी हियर। यहां पर मेरा एम्प्टी रह जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज हाउ H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे that when number of electrons in bonding molecular orbital is more than number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हो एज कंपेयर्ड टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन
देन हम हमारे मॉलिक्यूल को, देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल, तब हम हमारे मॉलिक्यूल को स्टेबल मानेंगे, तब हम हमारे मॉलिक्यूल को स्टेबल मानेंगे। लेकिन अगर इफ कभी किसी रोज व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल और bonding molecular orbital have less electron than anti-bonding molecular orbital, then the molecule is not stable, then the molecule is not stable, तब हम हमारे molecule को stable नहीं मानेंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? तो यहां वाले केस में क्या हो रहा है, यहां वाले केस में आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, देयरफॉर H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल। आपके H2 का मॉलिक्यूल एकदम बढ़िया वाला, शानदार वाला स्टेबल होगा, कोई दिक्कत। अब आइए हम इसके अंदर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब गाइस जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने बॉन्ड के अलग अलग पैरामीटर्स पढ़े थे और सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली यहां पर आप लोग निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, इफ योर बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 से बड़ा होता है, देयरफॉर आपका जो मॉलिक्यूल है, देयरफॉर आपका जो मॉलिक्यूल है इज कंसीडर्ड एज स्टेबल। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर हो जाता है, देयरफॉर मॉलिक्यूल अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 से छोटा हो जाता है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 से भी छोटा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो? फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल कहलाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू आपके बॉन्ड ऑर्डर की कभी नहीं होनी चाहिए। यानी बॉन्ड ऑर्डर, टेक्निकल भाषा में बॉन्ड ऑर्डर शुड नेवर बी 0 और इट शुड नेवर बी नेगेटिव। यहां पर एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, एक काम करो 1 की जगह आप 0 कर लो, 0 से बड़ा होगा तो यहां पर एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी इन फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लाइक 0.5 यानी 1/2, 3/2, 5/2, 5/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये चलेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी? तो जब हम लोग यहां पर हमारे H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मुझे 0 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर आया 1, यानी H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आया, मतलब H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे, दैट बॉन्ड ऑर्डर also tells about, bond order also tells about
द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, आपके मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ये उसके बारे में भी बताएगा। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, देयरफॉर यहां पर आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है उनके बीच में यू विल ऑब्जर्व अ सिंगल बॉन्ड, क्या यह बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत 100% क्लियर होती है ये बात? बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम यहां पर मैग्नेटिक नेचर पर भी नजर डालेंगे। खैर मैग्नेटिक नेचर आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मैग्नेटिक नेचर के बारे में वैसे भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। मैग्नेटिक नेचर के अंदर सबसे नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे आप लोग डायमैग्नेटिक। क्या आप लोग सब जानते हैं डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? गाइस डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन फील नहीं करते या किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फील नहीं करते या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्टेड नहीं होते, मतलब टेक्निकल भाषा में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज the non-magnetic substances, that is they are not attracted by the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में इनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेवल पे बात करूं तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे दैट दो सब्सटेंसेस दैट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in their orbitals, जिनके ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मतलब अगर आपको इनके ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों? वो इसलिए होता है बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। आप लोग सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर ये जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं इनका स्पिन अपोजिट होता है। मतलब अगर एक का स्पिन हाफ है तो दूसरे का स्पिन आप लोग -12 मानेंगे। सो बिकॉज दे हैव अपोजिट स्पिन दे कैंसल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल कर देते हैं, देयरफॉर इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है वो हो जाता है 0, म्यू की वैल्यू 0। याद करो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है। वहीं पर अगर आपके पास में चीज पैरामैग्नेटिक नेचर की हो, गाइस आप लोग ये नोट करते चलिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग सारी बातें नोट करते चलना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लो, चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? टेक्निकली ये लोग मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दीज आर मैग्नेटिक इन नेचर, ये लोग मैग्नेटिक नेचर के होते हैं एंड दे आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भयानक अट्रैक्टेड होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या होती है दैट वो सारे सब्सटेंसेस, आपको इसको प्रेडिक्ट कैसे करना है, वो सारे सब्सटेंसेस दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स आर पैरामैग्नेटिक। दे आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को।
तो अब जरा हम लोग हमारे हाइड्रोजन की तरफ चलें, तो हाइड्रोजन के अंदर तो मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं और ये तो एम्प्टी दिख रहा है, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, 100% क्लियर? चलें आगे बढ़े। चलिए अब हाइड्रोजन के बाद आप लोग इसी प्रकार H2 की बात करके देखिए। सॉरी, हाइड्रोजन के बाद अब आप लोग He2 की बात करके देखिए। क्या आपका He2 मॉलिक्यूल पॉसिबल है? क्या He2 इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है? तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग यहां पर सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे 1s2। ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरे हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, दूसरे हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों कंबाइन हुए, इन्होंने बनाया नीचे सिग्मा 1s और इन दोनों ने कंबाइन होकर बनाया सिग्मा स्टार 1s। ये हो गया आपका नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर आप मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? सर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इज हीलियम के, 2 इज हीलियम के। तब 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे कैसे? सर 4 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमको थोड़ा सा वही अफबाउ प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। पहले नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, सर ये तो भर गया। अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू अफबाउ अगले लेवल पर जाओ। अगले लेवल पर गए तो हुंस के हिसाब से इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन रखा, हाफ फिल्ड करा, फिर इसको फुल्ली फिल्ड करा और पॉली एक्सक्लूजन के हिसाब से दोनों का स्पिन उल्टा कर दिया, आपके 4 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। अब प्रॉब्लम बताओ गुरु, अब प्रॉब्लम क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? अब प्रॉब्लम यह हो गई कि यहां पर जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2। ओ है, बच गया, स्क्रीन भी बच गई, पेन भी बच गया और मैं भी बच गया जूते खाने से। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 - 2 इज 0, तो सभी 0 हो गया फिर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलकर आ गया कितना? 0। मतलब ये मॉलिक्यूल टेक्निकली क्या है? ये मॉलिक्यूल टेक्निकली अनस्टेबल है एंड देयरफॉर इट डू नॉट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर इट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, एक पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहता हूं प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द एलिमेंट्स, फॉर द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 7 से छोटा होता है, यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन। इन लोगों के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार वर्क करेगा? तो गाइस अब हम लोग एक प्रॉपर से नई चीज अच्छे से सीखने वाले। तो ये मैंने बना दिया, देखो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम की शुरुआत कर दी मैंने, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई, देखिए इसका 1s और इसका 1s कंबाइन करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सिग्मा 1s और इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये तो सबको आ गया। फिर इसके बाद में आता है आपका 2s। तो इस एटम का 2s दूसरे एटम के 2s के साथ कंबाइन करेगा, ऑब्वियसली 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होगी, इसलिए यहां पर आपके सिग्मा 2s की एनर्जी भी सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा होगी और इससे ज्यादा एनर्जी होगी आपके सिग्मा स्टार 2s की।
ठीक है, अब यहां पर बोर्ड पर एक्चुअली जगह नहीं बच रही है, इसलिए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम को यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, 2s के बाद आ जाता है आपका 2p, तो ये आ गया आपका 2px 2py 2pz, और ये दूसरे एटम का आ गया 2px 2py और 2pz, ये दोनों एटम का 2px 2py 2pz आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? अब इनके हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। नाउ समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यहां पर आपका 2py इसके 2py के साथ 2px इसके 2px के साथ कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि ये दोनों पाई ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, मतलब ये लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। दीज आर डीजेनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, आपको इन दोनों को हमेशा साथ में रखना है। फिर इससे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी सिग्मा 2pz की, क्योंकि 2pz एक दूसरे के साथ में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कंबाइन करता है, आमने सामने हेड ऑन कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए सिग्मा बनाएगा। ये दोनों ऐसे लेटरल जुड़ते हैं, लेटरल कॉम्बिनेशन की वजह से ये लोग पाई बनाते हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं, अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, तो गाइस ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको यहां पर मिलेगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके और ऊपर चलते हैं तो यहां पर आपको अल्टीमेटली मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz। तो गाइज ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोगों को इस्तेमाल करना है फॉर द वेरियस एटम्स। यहां पर मैं आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इस एनर्जी लेवल डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, इसको नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, इसको नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करके देखते हैं नाइट्रोजन के लिए कैसे काम करेगा। भाई आप मुझे बताओ, यहां पर अब दोनों तरफ नाइट्रोजन आ गए, नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के 2px 2py और 2pz में एक और एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये हो गया काम खत्म। अब अपन चलते हैं 2s पर। नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 फिर ऊपर जाएंगे 3 और 4, मतलब ये तो पूरी तरीके से भर गए। अब चलते हैं p ऑर्बिटल की तरफ। भाई इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ध्यान से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने हो गए 6। अब रखेंगे कैसे, देखिए 1, फिर 1 के बाद अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है तो दोनों को पहले हाफ फिल्ड करें, फिर दोनों को फुल्ली फिल्ड करें, फिर आगे बढ़े। तो 1 2 फिर पीछे जाऊंगा 3 फिर आगे आऊंगा 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन भरे मैंने। समझ में आया मैंने क्या करा? ध्यान से देखेंगे, फिर से ध्यान से देखेंगे, 1 फिर इसमें गया 2 फिर पीछे आया इसमें भरा 3 फिर इधर आया 4 के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और 6ठा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। अब आप देखो नाइट्रोजन के ये 3 और ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्हीं में भर गए, ये वाले पूरे खाली रह गए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब ये करने के बाद अपन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। मुझे बताइए नाइट्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 4, ये तो खाली है, तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय 2।
तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 आ गया, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब कि स्टेबल है। और जब ये मॉलिक्यूल स्टेबल की कैटेगरी में आ रहा है और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है, मतलब दोनों नाइट्रोजन के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग अ ट्रिपल बॉन्ड। दोनों नाइट्रोजन के बीच में यू गाइज आर ऑब्जर्विंग अ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, एक बात स्टार बनाकर और लिखेंगे, दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड एंड स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, यानी अगर आपके हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, कमजोर होगा नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले। वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये बात जनरल होती है, ये बात हम लोग सब जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन हम लोगों ने इस तरीके से करके देख लिया। बोलो गाइस, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या आप सभी लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अच्छा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा कि पैरामैग्नेटिक? ऑब्वियसली ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। डायमैग्नेटिक नेचर का इसलिए होगा क्योंकि आप देखो, इसके किसी भी ऑर्बिटल को देखो आप, ये सारे ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड है। अनपेयर्ड का यहां पर कोई काम ही नहीं है, अनपेयर्ड का यहां पर कोई काम नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। कर लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग यहां पर इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये मैं रब कर दूं, कुछ चीजें इसमें से मैं रब कर दूं, जैसे मैं नाइट्रोजन को रब कर देता हूं। चलिए अब मान लीजिए आपके पास में यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, अब मान लीजिए आपके पास में यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, बल्कि आपके पास में N2 पॉजिटिव है, आपके पास में N2 पॉजिटिव है। अब देखो N2 पॉजिटिव में यहां पर हम एक काम करेंगे। N2 पॉजिटिव मतलब दो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया हुआ है, दो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया हुआ है, मतलब एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं कमी कर दूं, ये ऐसा कर दूं, मतलब एक नाइट्रोजन तो ऐसा होगा, दूसरा नाइट्रोजन ऐसा हो गया, तभी N2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मतलब N2 के पास में टोटल देखा जाए तो 7 ऊपर वाले के और 7 नीचे वाले के 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से टोटल इनके पास में 13 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 1s वैसे ही रहेगा, 2s वैसे ही रहेगा, 2p के अंदर एक का 1 2 3 कर दो और दूसरे वाले के यहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। तो जब आप p ऑर्बिटल देखेंगे तो एक नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहने दो और दूसरे वाले नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो। अब यहां पर आपके पास में 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे भरेंगे देखते हैं, हाउ वी विल फिल दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सी, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, बस ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा N2 डाई पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए अब हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सॉरी। तो बॉन्ड ऑर्डर में 2, बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसके बॉन्डिंग के अंदर, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 + 2 4, तो 9 - 4/2 मतलब 5/2 यानी कि 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2.5, समझ रहे हो, 2.5। मैंने कहा था फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, 5/2 फ्रैक्शन में 2.5, दैट मींस ये भी आयन स्टेबल ही होगा। और यहां पर आप नाइट्रोजन के अंदर 2 तो डबल बॉन्ड देखोगे, लेकिन जो तीसरा बॉन्ड होगा वो पार्शियल होगा, यानी आधा होगा, दैट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो वो आप लोग इस प्रकार ऐसे डॉट 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 करके बना सकते हो। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड
पेयर्ड, पेयर्ड पेयर्ड अनपेयर्ड, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पूरे N2 डाई पॉजिटिव के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से दिस विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, दिस विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेंगी और इस प्रकार आपको इन चीजों को समझना भी पड़ेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में N2 नेगेटिव आ जाए। अब आपके पास में N2 नेगेटिव आ गया। अब N2 नेगेटिव का मतलब है वैसे तो दोनों नाइट्रोजन के पास मिला के, वैसे तो दोनों नाइट्रोजन के पास मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव का मतलब है कि यहां पर किसी एक नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 1s 1s 2s 2s कॉमन रहेगा। यहां पर 2p में दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन N2 नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो लेट्स से वो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां बना देता हूं। अब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे देखिए। अब आपके पास में देखिए क्या ऑप्शन है, देखिए अब आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पहले ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन भरने। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन आपने इस प्रकार भर दिए। अब यहां पर देखने में क्लियरली विजिबल है कि 1s पेयर्ड सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा स्टार 2s, और ये वाला सब पेयर्ड है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मतलब N2 डाई नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक नेचर का ही होगा बिना किसी परेशानी के। लेकिन जब हम बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके बॉन्डिंग में है। 2 + 2 4, 4 + 1 ये एक एंटी बॉन्डिंग में घुस गया। देखो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे, तो ये एंटी बॉन्डिंग में घुस गया, तो यहां पर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगा 5/2, यानी कि अगेन दिस विल बिकम 2.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका सेम रहेगा, ये भी स्टेबल रहेगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। चलो तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम लोग यहां पर इसी के अंदर एक काम करते हैं, हल्का सा अमेंडमेंट कर दूं क्या? आलसी आ रही है? नहीं यार, चलो नया ड्रॉ करेंगे, आलस नहीं करना। चलो अब हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग डालेंगे एनर्जी, अरे इतना पतला कैसे हो गया, पतला पापड़ हो गया है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अब 8 से या 7 से बड़ा है। पहले हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 7 से छोटा रखा, अब हम लोग 7 से बड़े की बात कर रहे हैं। तो गाइज यहां पर जो आप लोगों का एनर्जी लेवल डायग्राम होगा उसके अंदर आपका जो 1s रहेगा वो इधर आ गया, एक एटम का 1s, ये आपके दूसरे एटम का 1s आ गया, ये इसका सिग्मा स्टार 1s, ये इसका सिग्मा 1s आ गया, ठीक है। फिर ये इसका 2s आ गया, दूसरे एटम का 2s आ गया, दूसरे एटम का सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ये इस प्रकार इसके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हुआ, ऐसा ऐसा। मैं ये जानबूझ के इस तरीके से पहले इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए इनके नाम दे देते हैं फटाफट से सबको। ये आपके एक पर्टिकुलर एटम का 1s कहलाएगा, ये दूसरे एटम का 1s कहलाएगा, ये इसका सिग्मा 1s है, ये इसका सिग्मा स्टार 1s है, ठीक है। ये आपका 2s है, ये आपका 2s है, ये आपका सिग्मा 2s कहलाया, ये आपका सिग्मा स्टार 2s कहलाया। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? एनर्जी लेवल डायग्राम क्लियर है? सबसे नीचे एनर्जी में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां पर क्योंकि जगह मेरे पास में खत्म हो गई है, मैं बार बार ये चीज आपको बोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करें अपने माइंड में।
इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां जगह खत्म होने की वजह से यहां बना रहा हूं। अदरवाइज आप जब अपनी कॉपीज में बनाएंगे तो आप पहले 1s बनाएंगे, फिर 2s, फिर 2p, इस तरीके से, यानी 2s से ज्यादा एनर्जी आपके 2p ऑर्बिटल्स की होगी। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये आपका 2px, 2py, 2pz, ये आपका 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, ये भी आपका 2px, 2py और 2pz। क्या ये चीज क्लियर होती है मेरे प्यारे बच्चों? नाउ अब हम लोग यहां पर आगे चलते हैं। ये यहां पर कॉम्बिनेशन होगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, आप यहां पर देखो, वो सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 7 से छोटा है, उसमें सिग्मा स्टार 2s के बाद जो अगला ऑर्बिटल आता है वो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py होता है। लेकिन यहां पर केस उल्टा हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा सबसे पहले आपका सिग्मा 2pz, यानी यहां पर ऑर्बिटल्स ने एक्सचेंज शो कर दिया और उसके बाद में फिर आएगा आपका पाई स्टार 2px, पाई, सॉरी नॉट पाई स्टार, सिंपल पाई 2px एंड पाई 2py। क्या ये बात समझ में आई? फिर इसके ऊपर यहां पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहां पर भी सेम रहेगा। यहां पर भी आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py सेम रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और उसके ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। मतलब बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, टोटली सेम रहने वाला है। बस डिफरेंस आ जाता है ये वाली जगह पर, बस ये वाली जगह पर डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाली जगह पर डिफरेंस आता क्यों है? आपको एनर्जी लेवल डायग्राम तो समझ में आ गया भाई, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां चेंज आ गया सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सॉरी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा आपका अगला सिग्मा स्टार 2pz। बस ये वाले पोर्शन पे चेंज आ गया। अब एक्चुअली होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि आपके जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन या इनसे बड़े वाले जो एटम्स होते हैं, इनके अंदर आपके ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल में देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपसे बोला, क्या बोला मैंने आपके कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे हैवी एटम्स के अंदर, हैवी मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में, 2p में भी स्पेसिफिकली 2pz के अंदर, 2p के अंदर भी स्पेसिफिकली 2pz के अंदर। तो यहां पर किसी भी तरीके से 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाते, यानी एक ऑक्सीजन एटम का 2s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ में किसी भी तरीके की मिक्सिंग शो नहीं कर पाता। किसी भी तरीके की मिक्सिंग शो नहीं कर पाने की वजह से सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz लिखना पड़ता है। लेकिन जो एटम हल्के होते हैं, उन हल्के एटम के मॉलिक्यूल्स के अंदर देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप, देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप, देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन, देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन 2s ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। यानी फॉर एग्जांपल एक नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के 2pz ऑर्बिटल के साथ में ऑलमोस्ट सेम टाइप की एनर्जी शेयर करता है। मान लो मैं एक नाइट्रोजन हूं तो मेरे 2s ऑर्बिटल की एनर्जी मान लो 10 है और आप दूसरे नाइट्रोजन हो,
आपके 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी 11 है, तो मेरी 10 आपकी 11, ऑलमोस्ट सेम। हम एक दूसरे के साथ मिक्सिंग की ट्राई कर सकते हैं और इंटरमिक्सिंग देखी भी जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा था, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बनाता है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं, इनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और सिमेट्री होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और सिमेट्री होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें मालूम पड़ा एक्सपेरिमेंटली कि ऑक्सीजन से हल्के वाले एटम जो होते हैं उनमें 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, और 2pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होता है और s ऑर्बिटल भी स्फेरिकल होता है, तो इनकी ओवरलैपिंग या इनकी मिक्सिंग भी पॉसिबल है। तो इन पर्टिकुलर एटम्स के अंदर जिनका मास 7 से छोटा होता है, यानी हल्के एटम्स जो होते हैं, जब ये मॉलिक्यूल बनते हैं तो इनके अंदर चांसेस होते हैं कि इनका 2s ऑर्बिटल एक एटम का और 2pz ऑर्बिटल दूसरे एटम का एक दूसरे के साथ में मिक्स कर जाए। और मिक्स कर जाने की वजह से क्या होता है, ये जो 2pz ऑर्बिटल होता है इसको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। भाई दो लोग मिक्स होंगे तो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, तो इसीलिए px और py के मुकाबले 2pz को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसको 2s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2s ऑर्बिटल से सपोर्ट मिल जाता है। खैर इतना ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, आप केवल यह पॉइंट लिखेंगे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और भारी एटम्स के अंदर s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, इसीलिए इसके अंदर 2pz नीचे आता है और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाता है। क्या चीज क्लियर हुई? ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। इसको जरा नोट कर लो, क्योंकि मैं इसी के अंदर अब आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं। नोट कर लिया? चलिए अब हम लोग यहां पर ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब ऑक्सीजन के अंदर आप लोग सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए भाई। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py और 2pz में इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे। अब आप जानते हैं कि आपके पास में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम, यहां पर आप एक ऑक्सीजन का एटम रख दीजिए, यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम रख दीजिए। इसके ऑक्सीजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्सीजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। फिर ऑक्सीजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन का 2s ये रहा, दूसरे ऑक्सीजन का 2s ये रहा। इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने ऐसे भर दिए। अब p की बात करें, इसके p में 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये करके हमने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए भाई। 4 उसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को मैं प्लेस कैसे करूंगा? 1 2 होन्स रूल, 1 2, फिर 3 4 5 6, फिर ऊपर जाऊंगा 7 8। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जरा यहां पर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भाई। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 + 2 4 + 2 6, ये एंटी बॉन्डिंग में आ गया ना, डिवाइडेड बाय 2, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2। तो यहां पर आपके ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब है दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहां पर आता है दिल दहला देने वाला धमाकेदार सवाल कि अकॉर्डिंग टू, आप लोग सब नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, आपके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके बीच में हमने कर दी शेयरिंग। क्या आपको बात समझ में आई? इनके बीच में हम लोगों ने क्या कर दी? इनके बीच में हम लोगों ने कर दी शेयरिंग। अब शेयरिंग करने के बाद आप क्या देखते हो? दैट ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर बन गया,
ये एक बॉन्ड पेयर बन गया बॉन्ड पेयर। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देयर इज नो unpaired electron, there is no unpaired electron, therefore oxygen should be diamagnetic, oxygen should be diamagnetic। आपका ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन should be diamagnetic। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स करे और जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तब बड़ा धमाकेदार रिजल्ट आया। सर क्या धमाकेदार रिजल्ट आया, रिजल्ट आया दैट एक्चुअली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, बट इन रियलिटी ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो सर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है, इसका जवाब मिला हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाई और जब आपने एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा, तब हमने पाया कि ये रहे वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां छुपे बैठे हैं। सो यहां पर क्लियरली विजिबल है दैट ऑक्सीजन हैव टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम इसका आंसर चीख चीख के दुनिया को बताएंगे दैट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन डू कंटेन्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in pi star 2px and pi star 2py orbitals, pi star 2px and pi star 2py orbitals। समझ में आई आपको बात? and therefore it is paramagnetic in nature, and therefore it is paramagnetic in nature। this is a very important concept। ठीक है, चलिए तो ये हमने इस तरीके से ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब कई बार क्या होता है, आपको कंपाउंड के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपको O2 डाई नेगेटिव का निकालना है। अब आपको यहां पर क्या कंपाउंड दे दिया, O2 डाई नेगेटिव। अब आप लोग जानते हैं कि एक ऑक्सीजन में, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, मानते हो? हाँ। दो ऑक्सीजन, क्योंकि O2 है तो दो ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन। 16 के अलावा तुमने यहां पर -2 चार्ज ले लिया, मतलब हेयर आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ट तो तुम्हारे सामने बना हुआ है, 16 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ट तो तुम्हारे सामने बना हुआ है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स तो है। एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा देते हैं। खैर एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का सेंस बनता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो सेंटर में सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2x, सिग्मा 2pz, पाई 2px 2py, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का सेंस है। तो आपने पास अब यहां पर p ऑर्बिटल में 2 2 4 5 2 2 4 5 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो रख दिए मैंने। अब मैं यहां पर कर दूंगा 9 और 10। अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 + 2 4 5 6 7 8 हो गए। तो 10 - 8/2 यानी 2/2 विल बिकम इक्वल टू 1, यानी यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, यानी ऑक्सीजन के बीच में केवल एक बॉन्ड दिखाई देगा और ऊपर आपको माइनस साइन दिखाई देगा। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? भाई साहब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक था, लेकिन ये डायमैग्नेटिक हो गया। किसी भी ऑर्बिटल में, इनमें से किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? अनपेयरिंग नजर ही नहीं आ रही। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फुल्ली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है। देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर डायमैग्नेटिक, ऑल ऑफ देम आर डायमैग्नेटिक, सारे के सारे इसमें डायमैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों?
समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, ये मैंने आपको पेरोक्साइड का एग्जांपल दिया था। दिस इज योर पेरोक्साइड, O2 के ऊपर -2 चार्ज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन का एग्जांपल ले लें। चलिए अब एक काम करते हैं, पेरोक्साइड के बाद हम यहां पर सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है O के ऊपर -1 चार्ज, ये होता है O2 के ऊपर -1 चार्ज, विच इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। O2 के ऊपर -1 चार्ज। अब O2 के ऊपर -1 चार्ज का मतलब यहां पर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं। बस मैंने क्या करा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर से मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं इसमें। ये बस ये हो गया तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट आप चाहो तो देख लो। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 8 16, 16 और एक -1 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये अनपेयर्ड रह गया। तो पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो चुका है। अब यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में होगा 2 + 2 4 5 6 7 10 - 7/2 यानी 3/2 और वी कैन से 1.5, यानी यहां पर आपके दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक पार्शियल सा बॉन्ड है। तो ये तुम्हारा सुपर ऑक्साइड आयन इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड आयन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर, पक्का? चलिए अब गाइस इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूंगा। आप लोग O2 पॉजिटिव, O2 डाई पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव, F2 नेगेटिव, F2 पॉजिटिव, Ne2, देन आपका He2 पॉजिटिव, B2, C2, Li2, Be2, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 डाई नेगेटिव, N2 डाई पॉजिटिव। इन सभी का एनर्जी लेवल डायग्राम प्रैक्टिस करके रखें। इन सभी के अंदर ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए और ये नियॉन के लिए, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा होता है, उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम में सिग्मा 2pz नीचे आएगा। इन हल्के वालों के लिए सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, पाई 2px पाई 2py के। इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को निकालना है कि इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। आपको पता लगाना है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं या ये डायमैग्नेटिक नेचर के हैं, और आपको इनका एनर्जी लेवल डायग्राम ELD एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। आप चाहें तो ये इनके अंदर जो आपने 1s और 2s है ये स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये तो सब में भरा हुआ होगा, लेकिन किसी में नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर शायद लिथियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर केस कुछ और हो, तो आप प्रॉपर्ली सबका बना के देखिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखा रखी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिल्कुल सिखाऊंगा नहीं इस चैप्टर में, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आने वाली है। तो गाइज ये चैप्टर प्रैक्टिकली यहां पर खत्म हो रहा है। अब अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है? क्या मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टेट्स ऑफ मैटर कंटिन्यू रखूं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं आप लोगों के स्कूल के हिसाब से? वो मैं आपको एक पोल में पूछ के स्टार्ट करूंगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म कर रहे हैं, चैप्टर यही खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। बाय बाय।